क्लास 9 फिजिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। और चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपका मोशन क्लियर नहीं है तो अभी फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। घर पर जाओ, पहले मोशन का नोट्स बनाओ, वीडियो में से देखो, सारा न्यूमेरिकल करो। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन धुआंधार टॉपिक था, तीनों इक्वेशन का प्रूफिंग, ग्राफ। फिजिक्स का टॉप चैप्टर है मोशन। मोशन नहीं अगर आपको आए तो ये सब पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ये चैप्टर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। और जबरदस्त चैप्टर है फिजिक्स का। सिर्फ फिजिक्स का स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं, आप और हम 8th और 9th और 7th क्लास में भी मालूम है, और लाइफ पर हमें मालूम रहना चाहिए। ये जो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन है, यही हमारा डे टू डे लाइफ का फिजिक्स है। इस चैप्टर में जितना भी बात हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वो सब हमारे डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड है। वैसे मोशन में भी जो जो चीज़ आप किए हैं वो सब हमारा डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड ही था। और ये चैप्टर बेसिक्स है फिजिक्स का, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। ये अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग बताइए, नाम जरूर सुने होंगे फोर्स, हर कोई नाम सुना है फोर्स का। क्या हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है, कुछ बताओ। आज से फोर्स के बारे में डिस्कशन ही करते हैं कि फोर्स क्या है, क्या हो सकता है। कुछ बताओ जो तुम्हें लगे। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पुश कर दिए, धक्का दे दिए या फिर खींच लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स के भाषा में, उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। ये आप 7th 8th मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर जगह पर ये वर्ड जो है वो नजर आता है ना। और कुछ बताओ फोर्स के बारे में। पुश और पुल तो एकदम बिना मेरे पढ़ाए हुए बोले, मतलब ये आपको मालूम था और ये होता ही है। ऐसा नहीं कि क्लास चेंज होगा और कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या फिर खींचने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फोर्स कहते हैं। ये 100% सही है। बाकी कुछ और बातें बताओ फोर्स के बारे में, कुछ और अगर आपको मालूम हो, नहीं तो हम लोग अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? पहले इसको लिखा जाए फोर्स के बारे में। पुश और पुल ऑफ टू एन ऑब्जेक्ट the push or pull of two and object. हाँ, ऑफ या फिर टू। ये तो होता ही है फोर्स, ये तो हमें मालूम है। धक्का देना या फिर खींचना, तुमको अगर मैं धक्का दूं तो भी फोर्स लगेगा, तुमको खींचूंगा तो भी फोर्स लगेगा। तो ये तो हमें मालूम ही है। अब कुछ और बातें करते हैं, इसी चीज को थोड़ा फैला करके हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहला चैप्टर जो लोग ने पढ़ा उनको एक वर्ड बार बार मैं बोला था, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हर एक क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये जो फोर्स अभी आप जो बातें बता रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आखिर एक क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। आप देखो, अभी लिखना बंद करो। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या कर सकता है। पुश और पुल तो आप लोग बता दिए, उसको छोड़ करके बताओ कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में आ रहा है, फोर्स लगाएंगे तो उसका स्पीड को क्या कर सकते हैं हम लोग, कम या फिर रोक सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, उसका स्पीड हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर, तो उसका स्पीड हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, है ना। फोर्स लगाकर क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। और बताओ और क्या कर सकते हैं। क्रिकेट का मैच आप लोग देखते हैं, बॉल आ रहा है, उसको बैट से मार करके बॉल का क्या चेंज कर दिया हमने, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स लगा करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं। और एक पेपर है, पेपर को ऐसे करके मोड़े, उसका क्या चेंज हो गया, उसका शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। उसके लिए भी किस चीज का जरूरत पड़ रहा है, फोर्स का। तो ये पुश और पुल तो है ही। पुश और पुल जो आप लोग बताए वो तो 100% सही है। उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लिखो, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which can change the shape, size और position, direction, configuration of an object it can affect
स्पीड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, रोक भी सकता है। इट कैन अफेक्ट द स्पीड। पहले चैप्टर में पढ़े थे एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलता हुआ बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, रुका हुआ बॉडी को मोशन में ला सकता है, बढ़ा हुआ स्पीड को कम कर सकता है, कम किया हुआ स्पीड को ज्यादा कर सकता है। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट को मोड़ करके तोड़ करके उसका शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। पुश और पुल तो कहते ही हैं, इसको हम लोग फोर्स कहेंगे। ठीक है, यहां तक लिखो। कुछ और बताओ, छोटे क्लास में और क्या क्या पढ़े हो फोर्स के बारे में? टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े हो, कौन कौन सा? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, मस्कुलर और फिजिकल कॉन्टैक्ट वाला, तो वो सब ठीक है, वो सब पढ़े हुए, वो सब दोबारा 9th में नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना? 8th में ही था। ठीक है, तो जो 7th 8th में पढ़े हो दोबारा से वो सब तो नहीं लिखने वाले हम लोग, बट दिमाग में जरूर रखना, साइंस कनेक्टेड ही होता है ना? मेरे को जो चीज बताना है अब आगे वो आप लोग पढ़े हैं जरूर से। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं यहाँ से 5 न्यूटन और यहाँ से भी अगर 5 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। बट तुम तो ऊपर लिखे हो कि फोर्स लगाने से बॉडी का शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है ना? बट इसका क्या, इसका मोशन तो देख रहे हैं हम लोग कि इफेक्ट नहीं हो रहा है। 5 न्यूटन इधर से, 5 न्यूटन इधर से, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, है ना? जिसके वजह से मैक्सिमम इसका क्या चेंज हो सकता है? साइज से मैक्सिमम अगर हुआ तो इसका शेप, साइज चेंज हो सकता है। ध्यान से देखना, चैप्टर का नाम देखो क्या आगे भी है। मोशन पिछले चैप्टर में पढ़े थे, मोशन में होने के लिए बॉडी का क्या चेंज होना चाहिए? हाँ, और ऐसा अगर जैसे इस तरह का फोर्स लगाओगे तो बॉडी का क्या चेंज नहीं होगा? पोजीशन किसी कीमत पर चेंज नहीं हो पाएगा। इससे मैक्सिमम होगा कि तुम बॉडी का शेप, साइज चेंज कर दोगे। इसलिए मैंने आपको बताया 7th 8th में जो पढ़े हो फिजिक्स में सही ही पढ़े हो, बट आप चैप्टर का नाम देखना होगा। चैप्टर के नाम में फोर्स के आगे मोशन होना जरूरी है। इस तरह का फोर्स लगाओगे तो इस फोर्स से बॉडी में मोशन नहीं आ पाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि फोर्स ही नहीं हुआ, फोर्स तो है, क्योंकि इसके वजह से शेप चेंज हो जाएगा, बट शेप चेंज करना हमारे इस चैप्टर का पोर्शन नहीं है। इस चैप्टर में हमें फोर्स के मदद से बॉडी में क्या लाना है? मोशन लाना है, स्पीड बढ़ाना है, घटाना है, रोकना है। इस तरह का फोर्स हमारे इस चैप्टर में काम में नहीं आएगा। वैसे हम लोग 7th 8th में पढ़े हैं ऐसा फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे और जिसके वजह से स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो अनइफेक्टेड रहे, उसको हम लोग कैसा फोर्स कहते थे? उसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स लगाने से क्या होगा? मोशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है अब जो आप लोग 9th से लेकर के जब तक साइंस पढ़ेंगे उसमें जब जब ये चैप्टर आएगा तो उसमें बैलेंस फोर्स का काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स से बॉडी मोशन में नहीं जाएगा। मोशन में नहीं जाएगा तो इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा क्या मैं तुमको? बात समझ आ रही? तो हमें बॉडी को मोशन में लाने के लिए कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ से 7 न्यूटन अगर लगे तो यहाँ से अगर 2 न्यूटन लगे तो क्या होगा? तो 5 न्यूटन बच गया, पता ना? उस 5 न्यूटन से बॉडी क्या करेगा? इस 5 न्यूटन से बॉडी आगे की तरफ क्या करेगा? ये मोशन में आ जाएगा। और ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे? और मैं ये नहीं बोल रहा कि बैलेंस फोर्स का कोई काम नहीं है, बट ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर में बैलेंस फोर्स का काम नहीं है। ये पूरा चैप्टर जो है वो अनबैलेंस फोर्स का है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही बॉडी में मोशन आएगा। और चैप्टर का नाम फोर्सेज नहीं है, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन है। हमारा पूरा चैप्टर में बॉडी मोशन में जाएगा ही जाएगा, और मोशन में जाने के लिए हमें बैलेंस नहीं अनबैलेंस फोर्सेज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसको बस थोड़ा सा नोट बना करके लिख लोगे। बाकी ये बैलेंस, अनबैलेंस, मैकेनिकल फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेज, वो सब 9th क्लास का फिजिक्स का पोर्शन नहीं है। ठीक है, लिखो थोड़ा सा बस नोट्स बना के। यहाँ तक क्लियर है? एक आध चीज और बता दो, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ। ये जो लोग मोशन पढ़े हैं उन लोगों को ये ज्यादा समझ में आएगा, बाकी लोग भी समझने का ट्राई करेंगे। घर पर जाकर के ये चैप्टर नहीं पढ़ के मोशन पढ़ने का ट्राई करेंगे। जिनका मोशन नहीं पढ़ा ये तो बाद में पढ़ते रहेंगे। तो लोग साथ साथ है, उन लोग साथ साथ बता दो। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ से लगाया था, यहाँ से 5 न्यूटन लगाए और यहाँ से 5 न्यूटन लगाए।
तो इसका नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहां से अगर 5 न्यूटन लगाए और यहां से 5 न्यूटन लगाए तब इसका नेट फोर्स कितना होगा ना? सर जो लोग पहले चैप्टर पढ़े हैं उन लोग को याद होगा, बाकी लोगों को समझने का ट्राई करना। फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्स का देख रहे हो, डायरेक्शन ही चेंज किए थे। 5-5 किए तो 0 हो गया और 5-5 किए तो 10 हो गया। सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया और मैग्नीट्यूड चेंज कर गया। यहाँ पर नेट 0 आ रहा था, यहाँ पर नेट 10 आ रहा था। मोशन चैप्टर में बताया गया था ये दुनिया का सबसे बड़ा वेक्टर क्वांटिटी है। मोशन चैप्टर में आपको स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस बताया गया था। वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसका डायरेक्शन चेंज करने पर उसका मैग्नीट्यूड पर असर पड़ जाए। वैसा हर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और दुनिया का सबसे स्पेसिफिक बढ़िया चला हुआ वेक्टर क्वांटिटी जो है वो फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन बदलने की वजह से हमारा नेट आंसर जो है वो चेंज कर गया। जो लोग मोशन पढ़े थे उन लोग को याद होगा, डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी था। एक्सेलरेशन वेक्टर था, स्पीड स्केलर था। फोर्स दुनिया का सबसे बड़ा वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही तुम बस एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन को चेंज करोगे, नेट आंसर, नेट फोर्स का वैल्यू बार बार चेंज हो जाएगा। ऐसे ही क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक टॉप क्लास का वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम लोग सीनियर क्लासेस में आएंगे 11th-12th में, तो अलग तरह का वेक्टर पढ़ाया भी नहीं जाता। वेक्टर में सिर्फ फोर्स ही पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ा नामी ग्रामी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो फोर्स ही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट बना करके इसको भी ये डायग्राम बनाओ कि 5-5 अलग डायरेक्शन में लगाए तो 0 हो गया, 5-5 लगाए तो आंसर 10 हो गया। ऐसा स्केलर क्वांटिटीज में नहीं हो सकता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी में ही पॉसिबल है। और वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, इसके लिए मोशन चैप्टर अगर नहीं पढ़ो तो अब एक बार जाकर के देखो। बट शॉर्टकट में आ रहा होगा समझ में, डायरेक्शन चेंज करने पर अगर मैग्नीट्यूड का वैल्यू चेंज कर जाए तो वैसे हर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है। ठीक है, थोड़ा सा देखो, इसको भी नोट बना करके। और अब हम लोग ऑफिशियली 9th क्लास का फिजिक्स में जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले व्हाट इज फोर्स, ये आप लोगों को पहले से पता था। शेप साइज पोजीशन चेंज होगा, तुम लोग खुद से ही बता रहे थे। बैलेंस और बैलेंस फोर्स के बारे में भी एक आइडिया आप लोगों को था। और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमने पहले भी जाना था। अब यहाँ से ऑफिशियली चैप्टर स्टार्ट होगा इनर्शिया। तो नाम सुना है पहले? नाम ही नहीं सुना, ठीक है कोई नहीं। तो नाम नहीं सुनो तो अच्छा है, 0 से पढ़ना इज वेरी गुड। आधा अधूरा जानते हो तो और गड़बड़ हो जाता है, कुछ नहीं जानते हो तो बढ़िया। ठीक है, ओके। तो इनर्शिया अभी समझने से पहले आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले उसका आंसर बताओगे, फिर इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कैसा भी ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग भी चलेगा। बॉक्स और बेंच भी चलेगा, तुम मैं भी चलेंगे। ठीक है, तो मान लो कि मैंने एक बॉक्स पर फोर्स लगाया, ठीक है, और अकेला ही लगा रहा हूं तो बैलेंस तो होगा नहीं, वो अनबैलेंस ही होगा। बैलेंस अनबैलेंस का कॉन्सेप्ट तो तब लगता है जब 2 तरह का फोर्स लगे या 4 तरह का लगे। एक ही लगा रहा है तो अनबैलेंस ही है ना। एक ऑब्जेक्ट है, उसको अनबैलेंस फोर्स मैंने लगा दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले क्या होगा, फोर्स लगाने के बाद फोर्स लग गया, अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तुम बोलो ना, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तुम बोलो, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तुम बोलो, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, उसका पोजीशन साइज पोजीशन चेंज हो जाएगा, यही होगा, है ना? मानते हो? अब देखो चैप्टर धीरे धीरे अब आपका 9th क्लास में अब आपको सोचना है। मैंने क्या एग्जांपल बोला था, मैंने एक ऑब्जेक्ट को धक्का दिया और उसके साथ क्या होगा पूछा गया था। ठीक है, तो मैं हूं, धक्का दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट में, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक ट्रेन है। अब बताओ क्या होगा, मैं धक्का दिया, उस ट्रेन के साथ क्या होगा? मूव कर जाएगा क्या? अभी आप लोग जितने लोग क्लास में, आप लोग एक ही आंसर बोले हैं कि वो फोर्स लगाने से बॉडी मूव कर जाएगा। बट वो ऑब्जेक्ट अगर ट्रेन हो तो मेरे फोर्स पर मूव कर जाएगा क्या? नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब है आपका आंसर गलत हो गया। गलत का मतलब आपका आंसर अधूरा रहा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही अधूरा था। मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बोला और आप फ्लो में बोल दिए कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। बट आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, क्यों है, किस लिए है, कब है, किस तरह का। ठीक है, यहीं से ये वर्ड घूम करके आता है, इसका नाम है इनर्शिया।
और मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। आज के बाद पैर मत हिलाओ, आज के बाद इस क्वेश्चन का ये आंसर आप नहीं देंगे कि बॉडी मोशन में आ जाएगा। अभी केमिस्ट्री में कुछ दिन पहले एक चैप्टर पढ़े हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें पहला डेफिनेशन मैटर का आया था। और मैटर का डेफिनेशन मैंने आपको क्या लिखवाया था, एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्युपाइज स्पेस। उसके आगे भी लिखवाया था ऑफर्स रेजिस्टेंस टू अ गिवन फोर्स, ये भी लिखवाया था। इसका मतलब आज के बाद याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले भागना मूव करना शुरू नहीं करेगा। उस ऑब्जेक्ट का पहला काम होगा कि वो तुम्हारे द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, मूविंग हो, नॉन मूविंग हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाएंगे, आज के बाद ये क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछे तो आप ये आंसर नहीं बताएंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे ही कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, लिविंग में, बायोलॉजी के क्लास में थोड़ी है, लिविंग नॉन लिविंग से बात नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है मूव करे, जरूरी नहीं कि रुका हुआ रहे। ये आंसर ही नहीं होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अगर वो ऑब्जेक्ट एक मैटर है, जो कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, तो पहला काम वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जैसे ही तुम फोर्स लगाओगे वो जो ऑब्जेक्ट है उस फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट। यही इंग्लिश का वर्ड है, मैटर के डेफिनेशन में भी लिखवाया गया था। रेजिस्ट का मतलब रोकना होता है। वो ऑब्जेक्ट अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के वजह से तुम्हारे द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। और ये एक प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, और ये हर मैटर का प्रॉपर्टी है। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। मैटर का डेफिनेशन था एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्युपाइज स्पेस, के आगे भी लिखवाया था ऑफर्स रेजिस्टेंस टू अ गिवन फोर्स, वहां पर भी लिखवाया था कैसा भी मैटर हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीनियम, कंडेंसेट, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, उस पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आज के बाद आप ये आंसर कभी नहीं बताइएगा कि फोर्स लगाते हो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले क्या करेगा, तुम्हारे द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा या फिर रेजिस्ट करेगा। और ये प्रॉपर्टी सबके पास होता है। सबका मतलब क्या हुआ, ऑल लिविंग नॉन लिविंग से मतलब नहीं है, हर ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, यही इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई समझ में, है ना। तो इनर्शिया के वजह से हर ऑब्जेक्ट अपने मोशन पर तुम अगर बाहर से फोर्स लगाओगे तो उसको अपोज जरूर करेगा। बात समझ आ रही है। मतलब अगर एक बॉडी चल रहा है तो तुम उस पर फोर्स लगाए तो आज के बाद यह आंसर नहीं होगा कि वो रुक जाएगा। आज के बाद यह आंसर होगा कि वो जो चलती हुई बॉडी का इनर्शिया कितना है, और वो इनर्शिया की वजह से पहले तुम जैसे ही फोर्स लगाओगे तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा। अगर वो चल रहा है तो चलते ही वो रहना चाहेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे फोर्स लगाते ही वो दौड़ जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अपने इनर्शिया के वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमेशा तुम्हारे द्वारा लगाए जाने वाले एक्सटर्नल फोर्स को हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। और ये प्रॉपर्टी हर मटेरियल ऑब्जेक्ट का होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। कुछ आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो इनर्शिया का डेफिनेशन अच्छा यहां तक आ गया तो आप थोड़ा सोच करके बताना, जो लोग चैप्टर 1 पढ़े या फिर 2 महीने से साइंस पढ़ रहे हैं, इनर्शिया आपको क्या लग रहा है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है या फिर नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी जिस चीज को हम लोग मेजर नाप सकते हैं, तो इनर्शिया क्या लग रहा है तुमको, फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, नहीं है। इनर्शिया जो एक प्रॉपर्टी है, ये किसी का कुछ है, इस बेंच का कुछ है, मेरा कुछ है, तुम्हारा कुछ है। तुम दौड़ रहे हो तो कुछ है, तुम रुके हुए हो तो कुछ है, तुम सोए हुए होगे तो कुछ आएगा। ये बेंच फेंका हुआ होगा तो अलग आंसर आएगा, टूटा हुआ होगा तो अलग आंसर आएगा, मोशन में होगा तो अलग आंसर आएगा। इसका मतलब है ये एक प्रॉपर्टी है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये लो इनर्शिया कैलकुलेट कर लो, हो गया बात खत्म। इनर्शिया प्रॉपर्टी है, हर ऑब्जेक्ट का होता है। तुम किसी भी तरह का एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो वो मटेरियल ऑब्जेक्ट उस अनबैलेंस फोर्स को क्या करेगा, अपोज करने का कोशिश करेगा। अगर वो चल रहा है वो ऑब्जेक्ट तो वो चलता ही हुआ रहेगा, और वो चलते हुए तुम्हारे फोर्स को क्या करेगा, अपोज जरूर करेगा। अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही हुआ रहेगा, पहले वो तुम्हारे फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो दिक्कत इसमें, ठीक है। अब यहां तक समझ गए तो अब ये बताना कि क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ था कि मैं एक ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा हूं, तो आपने फट से बोल दिया था कि मूव करेगा मूव करेगा। बाद में पता चला कि आज के बाद ये आंसर नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन चेंज है। अब क्वेश्चन है कि मैं फोर्स लगा रहा हूं। एक बार सिंपल एक बॉल पर लगा रहा हूं, बॉल जमीन पर रखा हुआ है, और दूसरे केस में मैं ट्रक पर लगा रहा हूं, है ना। अब बताओ क्या होगा, बॉल पर और ट्रक पर क्या होगा, मैं फोर्स लगा, रेजिस्ट तो दोनों करेगा। अभी क्या बताया है, रेजिस्ट किसको करना है, ट्रक को भी करना है और बॉल को भी करना है। बट मेरे फोर्स से बॉल क्या हो जाएगा, लेकिन वो ट्रक मूव नहीं करेगा। इसका मतलब मैंने जो फोर्स लगाया वो इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा था। पहला चीज तो ये हो गया, उस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया के ऊपर।
अब तुम बताओ कि वो इनर्शिया किसका ज्यादा हुआ? ट्रक का ज्यादा हुआ। कैसे बताए तुम? वेट नहीं, उसका मास ज्यादा है। इसका मतलब हो गया कि इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, बट कॉमन साइंस कहता है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे कोई इनर्शिया कैलकुलेट करने बोले तो तुम मास ही कैलकुलेट कर दिए, बट एक कॉमन साइंस कहता है कि जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है उसका मास ज्यादा होगा, या फिर वाइस वर्सा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा का मतलब वो तुम जो फोर्स लगाओगे उसको रेजिस्ट को ज्यादा करेगा। ऑब्वियस है कि ट्रक उस बॉल के कंपैरिजन में तुम्हारे द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को रेजिस्ट ज्यादा करेगा। कॉमन साइंस कहता है कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। बिना इनर्शिया पढ़े हुए हम लोग फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आगे नहीं कर पाएंगे, तो पहले इनर्शिया क्लियर कर लेते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका? हर मटेरियल ऑब्जेक्ट का, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। पहला चीज ये हो गया कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? मास के ऊपर। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपन फोर्स लगाएंगे तो आज के बाद आपका ये आंसर नहीं होगा कि बॉडी मूव करेगा नहीं करेगा। पहला आंसर होगा कि वो ऑब्जेक्ट अपनी इनर्शिया के वजह से तुम्हारे द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को क्या करेगा? वो रेजिस्ट अपोज करेगा। ठीक है। और अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। तुम्हारे फोर्स लगाते ही वो मोशन करना नहीं शुरू करेगा, वो पहले इनर्शिया की वजह से तुम्हारे फोर्स को रोकने का ट्राई करेगा। वैसे ही कोई बॉडी मूव कर रहा है तो तुम्हारे फोर्स लगाने से जरूरी नहीं कि रुक जाए, वो पहले अपने मोशन को क्या करेगा? वो अपने मोशन को मेंटेन करने का ट्राई जरूर करेगा। ये प्रॉपर्टी, हर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हर मटेरियल ऑब्जेक्ट का है। लिविंग नॉन लिविंग से कोई मतलब नहीं है हमें, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो दिक्कत कोई नहीं, प्रॉब्लम, दिक्कत? लिखो क्या लिखा जाए इनर्शिया के बारे में। क्या डेफिनेशन पढ़ा इनर्शिया का? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ material objects। कैसा प्रॉपर्टी है? टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश मीडियम में हो तुम लोग, इसका मतलब बताओ। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है किसका? हर मटेरियल ऑब्जेक्ट का। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना। रेजिस्ट के लिए यहाँ पर अपोज भी कर सकते हो। To resist any change, to resist, oppose any change in its state of motion। मतलब रुका हुआ है तो किसमें रहना चाहेगा? वो रुका ही हुआ रहना चाहेगा। तुम्हारे फोर्स लगाने से वो उड़ना शुरू नहीं कर देगा। वो रुकने के लिए तुम्हारे फोर्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर वो मोशन में है तो क्या होगा? वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तुम फोर्स लगा रहे हो बट वो रुकेगा नहीं, वो पहले ट्राई करेगा कि मेरा जो मोशन है वही रह जाए। बट अगर तुम्हारा फोर्स ज्यादा है तो तुम उस बॉल को हिला लोगे, ट्रक को नहीं हिला पा रहे हो। इसका मतलब है कि इनर्शिया जो है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। ये रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा क्या? किसी भी तरह का चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, ड्यू टू इट्स इनर्शिया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। ठीक है। और ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन मास। इसके नीचे लाइन खींच लेना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉमन साइंस कहता है, कॉमन साइंस क्या कहता है? ग्रेटर द मास, जितना ज्यादा मास होगा, बोलो बोलो बोलो, ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट greater will be its inertia। इसका मतलब है कि कॉमन साइंस कहता है greater will its inertia। कॉमन साइंस कहता है, कॉमन साइंस कहता है, कॉमन साइंस कहता है कि हाथी का इनर्शिया जो है वो मेरे तुम्हारे से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा, क्या, क्यों, किस लिए, उसका कोई फॉर्मूला नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट कॉमन साइंस कहेगा तो उसका यही आंसर होगा कि हाथी का इनर्शिया तुमसे ज्यादा होगा। ट्रक का इनर्शिया जो है वो बॉल से ज्यादा होगा। इस मोबाइल का इनर्शिया जो है वो हवा से ज्यादा होगा, है ना। तो ये चीज कॉमन सेंस है, बट इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल ऑब्जेक्ट का है, रेजिस्ट अपोज करेगा एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तुम्हारे फोर्स लगाने से उसका सीधा सीधा मोशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहले वो ऑब्जेक्ट अपनी इनर्शिया की वजह से तुम्हारे फोर्स को रोकने का ट्राई जरूर करेगा।
अब अगर तुम्हारा फोर्स ज्यादा है तो मूव कर जाएगा। जैसे एक बॉल के केस में आप लोग बता रहे थे, बॉल पर तुम जो फोर्स लगाओगे तुम्हारा फोर्स उस बॉल की इनर्शिया से ज्यादा होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो बॉल जो है वो मूव कर जाएगा। और तुम्हारा फोर्स उस ट्रक के चाहे ट्रेन के इनर्शिया से मोस्ट प्रोबेबली कम होगा, इसलिए तुम्हारे फोर्स लगाने से उस ट्रेन के इनर्शिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो चल रहा है तो तुम्हारे फोर्स लगाने से उस ट्रेन को तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि उसका इनर्शिया जो है वो तुम्हारे लगाए जाने वाले फोर्स से ज्यादा होगा। ठीक है, तो आज के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आज के बाद कभी भी पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, तो इसका आंसर आप ये बिल्कुल नहीं देंगे कि वो बॉडी मोशन में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इट विल कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर इनर्शिया से ज्यादा तुम्हारा फोर्स, तो वो ऑब्वियस है जो तुम आंसर दे रहे तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा फोर्स उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया से कम है तो फिर कुछ भी हो सकता है वाली बात है ना। तो आज के बाद ऐसा नहीं कि धक्का देंगे मूव करने लगेगा। मूव क्यों करेगा, तो फोर्स के वजह से करेगा। पुश और पुल बिल्कुल सही आंसर है, पहला क्वेश्चन का आज का आंसर। बट दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि धक्का देते मूव कर जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये कंप्लीटली बॉडी के मास कम इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और यहीं से हम लोग कल के क्लास में लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। अभी हम लोग उसको थोड़ा चर्चा भी करते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। क्यों, इनर्शिया के वजह से। ठीक है, अगर तुम्हारे द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स उस बॉडी के इनर्शिया से ज्यादा हुआ, तब वो बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अरे सब लोग बोलो, नहीं तो क्या समझोगा। अगर तुम्हारे द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया से ज्यादा हो गया, तब वो बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। यही न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है। इनर्शिया जब तक नहीं समझोगे न्यूटन का पहला लॉ नहीं समझ में आएगा। पहला लॉ यही कहता है कि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। क्यों, अपने इनर्शिया के वजह से। तुम चाहते हो कि उस बॉडी में मोशन आए, या फिर उसके मोशन को तुम चेंज करो। स्पीड ज्यादा है तो कम करो, कम है तो ज्यादा करो, बॉडी का शेप साइज पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो। तो तुम्हारे सिर्फ फोर्स लगाने से नहीं होगा, तुम्हारा जो फोर्स है उसके इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए। तभी जाकर के फोर्स का जो डेफिनेशन आप लोग बोले हैं कि इसके वजह से ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो सब काम करेगा। इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन। ये सब कल लिखेंगे, बट अभी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, पहला चीज समझ में आ गया, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या होगा। पहला लॉ ऑफ मोशन जल्दी बताओ, कल तो फिर से लिखेंगे ही। बताओ, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कि तुम्हारे द्वारा लगाए जाने वाला अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी के इनर्शिया से ज्यादा जब तक नहीं हो, तब तक वो बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। ये न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा लॉ को थोड़ा समझना, दूसरा लॉ को थोड़ा समझना, कल तो लिखेंगे वैसे, बट आज थोड़ा ऊपर ऊपर से। दूसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक सेम हाइट से तुमको दलदल पर गिराया जाए, तुम खड़े हुए हो, तुमको बस धक्का दे दिया, तुम नीचे जाके दलदल पे गिर गए, और उसी हाइट से तुमको धक्का दिया, तुम नीचे जो है वो ऐसा कंक्रीट वाला रोड है। सेम हाइट से तुमको धक्का दिया, नीचे एक केस में दलदल है, एक केस में कंक्रीट वाला रोड है। दोनों केस में तुम नीचे जाओगे, चोट दोनों केस में लगेगा। ज्यादा किस पे लगेगा, कंक्रीट वाले पर लगेगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। क्यों, क्या, किस लिए, कब, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, बट ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो हमारा सेमी हाइट से फेंका हो, एक बार दलदल पे गिरे, एक बार कंक्रीट पर तुम लोग बता रहे हो कंक्रीट पर चोट ज्यादा लगेगा, वो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम देखो, फोर्स के बारे में थोड़ा जाने, लॉज ऑफ मोशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर ऐसे दीवार पर मैं घूसा मारा, ठीक है, तो दीवार पर तो फोर्स लगा ही, बट वो दीवार दोबारा से मेरे हाथ पर भी क्या लगा देगा, वापस जो है वो फोर्स लगा देगा। यही न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन है। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बिल्ड करेंगे। पहले जानेंगे फोर्स किसको कहते हैं, फिर जानेंगे इनर्शिया किसको कहते हैं, फिर धीरे धीरे न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन क्लियर किया जाएगा। और हर लॉ ऑफ मोशन से कुछ फिजिकल एप्लीकेशन भी निकलेगा जो हमारे डे टू डे लाइफ में है, और कुछ न्यूमेरिकल, कुछ फॉर्मूला, कुछ ग्राफ भी निकल करके आएंगे, तो वो सब देखेंगे। तो शुरुआत में हमें जानना है फोर्स और इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो ये लिख लिए हो क्या, ठीक है, तो यही तक रहेगा। लॉज ऑफ मोशन से कल हम लोग शुरू करेंगे धीरे धीरे। तब तक इसको लिखो और अगले क्लास में मिलेंगे कल।